हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमारी श्रृंखला चली आ रही थी सोशलॉजी, उसके हमने यूनिट 3 तक पूरे वीडियो कवर किए हुए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कवर कर सकते हैं। और आज हमने पुनः प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट किया है यूनिट 4। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका प्री अच्छा गया होगा। अगर नहीं भी गया है तो यह आपके आगे आगे की तैयारी में काम आएंगे। तो आज हम देख रहे हैं हमारा यूनिट 4 का पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है यूनिट 4 में सामाजिक औद्योगिक समाज पर शिक्षा, परिवार और स्त्रीकरण पर प्रभाव औद्योगिकरण का एवं सामाजिक परिवर्तन का। औद्योगिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन का परिवार, शिक्षा एवं आपके उस पर प्रभाव देखना है। और इसको हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से देखना है, ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं भागना है। हमको तैयारी से ऐसा करना है कि जो जैसे प्रश्न आते हैं उसी के अनुरूप हम आंसर लिख पाएँ। और किस तरीके का होगा प्रश्न वह हम अभी चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है भारत में औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन। सबसे पहले तो हमें समझना है कि औद्योगिक परिवर्तन क्या थे और सामाजिक परिवर्तन क्या थे। तो सबसे पहले आप समझिए कि उद्योग उद्योग क्या है। उद्योग आपने सुना होगा। उद्योग क्या होते हैं? उद्योग वह मशीनों पर आधारित एक संरचना है जहां पर मानव श्रम के माध्यम से मशीनों का उपयोग कर कर निर्माण सामग्री बनाई जाती है। समझ में आई कि मानव श्रम के माध्यम से, ह्यूमन लेबर के माध्यम से मशीनों का यूज करके विद द हेल्प ऑफ मशीन्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए, जहां पर उत्पादन का उत्पाद किया जाए, वह उद्योग कहलाता है। और भारत में जो उद्योग हैं या विश्व में जो उद्योग हैं वह अगर मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें तो इंग्लैंड की क्रांति से प्रारंभ हुए थे। कब प्राप्त हुए थे? जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था। स्टीम इंजन बनाए जेम्स वॉट ने। उसके बाद फिर वो लोग इस्पात ढालने की, कपड़ा बनाने की बड़ी से बड़ी मशीनें बनाने लगे। इसके पहले क्या हो रहा था? इसके पहले मशीनीकरण नहीं था। लोग हाथों से अपना सामान बना रहे हैं। कपड़े बुनने की हाथों की मशीन है, सूती कपड़े की हाथों से बनाने की मशीन है। लोहे को छोटे छोटे स्तर पर ढाला जा रहा है। जैसे बिहार आपका प्रसिद्ध था लोहे को ढालने में। तो छोटी छोटी भट्टियां थी। व्यापक स्तर पर उसका उत्पादन नहीं हो रहा था, ब्रॉड लेवल पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, भाप इंजन बना, उसके बाद ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई और एक व्यापक स्तर पर उत्पादों का उत्पाद होने लगा, क्योंकि मशीन की क्षमताएं इंसानों की क्षमताओं से ज्यादा थी। एक मशीन अगर एक व्यक्ति अगर एक दिन में 1 तौलिया बना पाता है तो एक मशीन 1 घंटे में 100 तौलिया बना लेगी। तो सोचिए, उत्पादन ज्यादा हो गया। तो सबसे पहले हम समझेंगे हमारे छोटे छोटे टर्म्स को। जो पहला टर्म है आपका वह औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन। सबसे पहले हम औद्योगिक को समझेंगे कि औद्योगिक क्या होता है। तो यह एक सोशल इकोनॉमिकल प्रोसेस है। देखिए, पेपर आपका सोशलॉजी का है, तो औद्योगिकरण को हम जनरली पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। लेकिन चूंकि यह समाज शास्त्र का विषय है तो हम औद्योगिक समाज जो होगा, औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इफेक्ट है वह समझेंगे। तो यह एक सोशल इकोनॉमिकल प्रोसेस है, क्योंकि ना सिर्फ इससे उत्पादन और उत्पाद बढ़े हैं बल्कि इससे लोगों के जीवन की स्तर बढ़ा है। जीवन स्तर, जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली, सब कुछ परिवर्तित हुआ है। तो वह इसमें हुआ। यह सोशल इकोनॉमिकल प्रोसेस है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखें तो वह प्रक्रिया, औद्योगिकरण की परिभाषा है यह, वह प्रक्रिया जिसमें लघु एवं कुटीर उद्योग का स्थान वृहद उद्योग ले लेते हैं। यानी द प्रोसेस इन विच द स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज रिप्लेस्ड बाय अ ब्रॉड इंडस्ट्रीज, है ना। मतलब जिसमें स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री का स्थान जब बड़े से बड़े उद्योग ले ले तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उद्योगीकरण कहलाएगी। और इसमें मशीन द्वारा उत्पादन एवं रोजगार में तीव्र वृद्धि हो जाती है। अब देखो प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, मैंने आपको अभी समझाया। रोजगार में वृद्धि कैसे होती है? क्योंकि मशीनों को संचालित करने के लिए बहुत से लोग चाहिए। अब वह कुशल हो, अर्धकुशल हो या अकुशल हो, किसी भी प्रकार के स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड, कोई भी प्रकार का लेबर इसमें काम कर सकता है और बहुत ही ज्यादा इसमें वो मिलती है, रोजगार, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। तो ये चीज है। इसके बाद ये हमने जनरल सी डेफिनेशन देखी। लेकिन औद्योगिकरण का अगर हम अर्थ देखें, औद्योगिकरण का अगर हम अर्थ निकालने आए तो 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। एक व्यापक अर्थ क्या होता है, ब्रॉड व्यू क्या है, और नैरो व्यू क्या है। तो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के अर्थ चल रहे हैं।
औद्योगिकरण का अर्थ क्या होता है, क्योंकि फिर हमें औद्योगिक समाज के परिवार, शिक्षा व स्त्रीकरण, फैमिली, एजुकेशन एंड स्टार्टिफिकेशन, तीन चीजें आपके सिलेबस में दी हैं। औद्योगिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिकरण से ही सामाजिक परिवर्तन आया है, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद से ही आपके समाज में आधुनिकता आई और आधुनिकता से ही समाज में आमूलचूल परिवर्तन आए। अब जो परिवर्तन है वह सामाजिक दृष्टि से भी आए, आर्थिक दृष्टि से भी आए, सांस्कृतिक दृष्टि से भी आए, हर प्रकार से परिवर्तन आए। आपको पता है कैसे कैसे, जैसे कि उदाहरण समझिए, औद्योगिकरण हुआ, रोजगार में वृद्धि हुई, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई, लोगों को खरीदने की क्षमता बढ़ गई, क्रय शक्ति बढ़ गई, क्रय शक्ति बढ़ने से उनका जीवन स्तर सुधरा, जीवन स्तर सुधरा तो उनका खान पान परिवर्तित हुआ, उनके पहनने ओढ़ने का ढंग परिवर्तित हुआ, उनके बात करने के तरीके में परिवर्तन आया, उनकी शिक्षण पद्धति में परिवर्तन आया, उनकी वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन आया, उनकी पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन आया। तो सब आपस में इंटरलिंक्ड है, एक ही प्रकार के आंसर है, चाहे औद्योगिकरण का आ जाए या ही चाहे औद्योगिक समाज में आ जाए, चाहे सामाजिक परिवर्तन का आ जाए। आई बात समझ में? तो जनरल ही एक आंसर होता है। ये जो परिभाषा हम बता रहे हैं यह आपको क्या की बता रहे हैं, यह बता रहे हैं हम आपको औद्योगिकरण की परिभाषा, मतलब आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वह प्रोसेस है जिसका एम उत्पादन के साधन की कुशलता में वृद्धि करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। मतलब इसका एम क्या है कि जितने भी आपके प्रोडक्शन के साधन है उन सबको वृद्धि करना है और एफिशिएंसी के साथ लोगों के लाइफ स्टाइल को बढ़ाना है। ये हमारा ब्रॉड है। अब देखो, जीवन स्तर में वृद्धि ना केवल आर्थिक दृष्टि से होती है, सामाजिक दृष्टि से भी होनी चाहिए, सांस्कृतिक दृष्टि से भी होनी चाहिए, आर्थिक दृष्टि से भी होनी चाहिए। ये सभी चीजें क्या कहलाएंगी? आपकी जीवन स्तर में वृद्धि कहलाएंगी। आप ध्यान से देखना, ये ब्रॉड अर्थ है। अगर हम इसका नैरो व्यू देखें तो नैरो व्यू में कहता है कि देश के संपूर्ण औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन करके बड़े उद्योगों की स्थापना करना। मतलब जो भी हमारा स्टेब्लिश इंडस्ट्रियल जितना भी है, इंडस्ट्रीज जो भी स्टेब्लिश्ड है उनको चेंज करके एक ब्रॉड लेवल की इंडस्ट्रीज स्थापित करवाना, क्या कहलाएगा? आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाएगा या औद्योगिकीकरण कहलाएगा। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या होता है? लास्ट गोल इसका यही होता है, एम यही होता है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या करना है? वृद्धि करना है, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना, यह इसका अंतिम उद्देश्य होता है। तो अब आपको औद्योगिकरण का अर्थ मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। और औद्योगिकरण के युग में जो लोग निवासरत हैं, यहाँ पर औद्योगिकरण हो चुका है, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, वह स्थान क्या कहलाएगा? वह समाज क्या कहलाएगा? औद्योगिक समाज कहलाएगा। जिस स्थान पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया चल रही है, संपन्न हो चुकी है या अभी भी प्रक्रियारत है या अभी भी प्रोसेस में है, तो वह समाज क्या कहलाएगा? औद्योगिक समाज कहलाएगा। यही आपके सिलेबस में है। तो औद्योगिक समाज को समझने से पहले आपको औद्योगिकरण समझना है, औद्योगिकरण से आप औद्योगिक समाज में आएंगे और औद्योगिक समाज में उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो परिवर्तन आएगा उसको हम अभी समझेंगे। मेरी समझ में आपको समझ में आ गया होगा क्या अर्थ होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। औद्योगिक समाज में जाने से पहले हम जनरली समझ लेते हैं कि इसके अर्थ क्या हैं, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, वैश्विक लेवल पर कैसे उत्पत्ति हुई और इंडिया के लेवल पर कैसे उत्पत्ति हुई। अगर हम विश्व के स्तर पर देखें तो मैंने बताया कि औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी में। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। आप देखते हो वहां पर बड़े बड़े शहर, मैनचेस्टर, बकिंघम, मैनचेस्टर, कपड़ा भारत बोलते ना, भारत का मैनचेस्टर है। तो मैनचेस्टर वह हब है जहां पर ये बना था। एक है लंकाशायर, एक जगह है वहां पर लंकाशायर, लंदन, कुछ ये प्रसिद्ध स्थान है जो वहाँ के इंडस्ट्रियल हब बने और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई। तो ये आपको समझ में आया, वैश्विक स्तर पर यहाँ से उत्पत्ति हुई, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी। अगर इंडिया के लेवल पर देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ इंडिया में? इंडिया में स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन को उतना ज़्यादा अंग्रेजों ने समर्थन नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में ही मशीनें बन चुकी थी और भारत अंग्रेजों के लिए सिर्फ कच्चे माल को निर्यात करने वाला, कच्चे माल की उपलब्धता का एक जरिया था। अब अगर वह रॉ मटेरियल इंडिया में ही खपने लगा, इंडिया में ही कंज्यूम होने लगा, तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को तो रॉ मटेरियल मिलेगा नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत कम प्रमोट किया। ऐसे कोई भी इंडस्ट्री को प्रमोट नहीं किया जो इंग्लैंड को टक्कर दे पाए। फिर उन्होंने देखा
जो भार हिराश उद्योग होते हैं, मतलब जिनका कच्चा माल यहाँ से वहाँ ले जाने में बहुत ज़्यादा उनको खर्च करना पड़ता था, तो उन्होंने उन इंडस्ट्रीज की स्थापना के प्रयास भारत में किए। जैसे कि आपका सीमेंट उद्योग, इसका कच्चा माल वहाँ कैसे ले जाएंगे और वहाँ से यहाँ कैसे लाएंगे, वो लागत ज़्यादा हो जाती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने ये प्रयास किए। और हमारे जो पूंजीपति थे उस समय, जो हमारे कैपिटलिस्ट थे, जैसे आपके कवास जी डावर हो गए, JRD टाटा हुए, है ना, दादा भाई नौरोजी टाइप के लोग हुए, घनश्याम दास बिड़ला जैसे लोग हुए, इन लोगों ने भारत में इंग्लैंड से प्रेरणा लेकर मशीनीकरण करने की शुरुआत किया। और सबसे पहला प्रयास किया गया 1854 में, लंदन 1854 में मुंबई में सूती कपड़ा मिल प्रारंभ की गई। उसके बाद ही बहुत सारे प्रयास किए गए। कानपुर के लाल इमली में आपकी ऊनी वस्त्र की, रिसड़ा चेन्नई, रिसड़ा कोलकाता के पास यहाँ पर एक की स्थापना की गई थी। चेन्नई में लोह इस्पात उद्योग की स्थापना की जा रही है। कागज उद्योग के छोटे छोटे प्लांट लगाए जा रहे थे। लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ इक्का दुक्का ही कुछ प्लांट थे जिसको अंग्रेजों से समर्थन था, अंग्रेजों के लिए वो काम कर रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, बहुत ही नैरो लेवल पर, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ही हुआ था। अब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद कब हुआ? 1947 में। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो देश को समझना, जैसे ही देश आज़ाद होता है तो देश को आज़ादी के साथ विरासत में मिली थी गरीबी, भूखमरी और पिछड़ा हुआ एक देश जिसमें कोई इंडस्ट्रीज नहीं थी। तो हमने हमारे सुनियोजित विकास के लिए पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स लाए थे। तो उन 5 ईयर प्लान्स में पहला 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वह एग्रीकल्चर पर आधारित था, एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया। फिर जो दूसरा 5 ईयर प्लान आया, सेकंड 5 ईयर प्लान आया, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये प्रयास किया गया कि अब देश में एक हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता है। सिर्फ कृषि वह क्षेत्र नहीं है, कृषि आपको इतना तो पता होगा ना कि एग्रीकल्चर जो होती है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर है, आपका इंडस्ट्रीज जो है वह सेकेंडरी सेक्टर है, और जो आपकी सर्विसेज है वो टर्सरी सेक्टर है। तो प्रधानमंत्री जी के दिमाग में आया कि यार सिर्फ एग्रीकल्चर पर भरोसा नहीं रह सकते, क्योंकि एग्रीकल्चर पूर्णतः मानसून पर आधारित है। तो हमें हमारी इंडस्ट्रीज की स्थापना करनी है। इंडस्ट्रीज की स्थापना करने के लिए सेकेंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट फंड के द्वारा प्रोवाइड किया गया, सरकारी वित्त के द्वारा पोषित, सरकारी मदद की सहायता से, सरकारी सहायता के माध्यम से उसको प्रारंभ कराया गया। कौन कौन सी? भीरू राजदो में उसकी ट्रैक है, दुर्गापुर, भिलाई, और राउरकेला, 3 स्थापित की गई थी, जो अलग अलग देशों की सहायता से स्थापना की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस की मदद से, राउरकेला की जर्मनी, और दुर्गापुर की ब्रिटेन। ये 3 अलग अलग देशों की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। तो वो आपको देखना है। तो यहाँ से एक व्यवस्थित मशीनीकरण, औद्योगिकरण हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ। स्टील प्लांट, इस्पात संयंत्र प्रारंभ किए गए। इसके बाद 9वां 5 ईयर प्लान आया। 9वां 5 ईयर प्लान में बोकारो स्टील प्लांट बनाए गए, और धीरे धीरे देश में बहुत सारे स्टील प्लांट, सीमेंट उद्योग, इन सब की स्थापना की जाएगी। विशाखापट्टनम का, सलेम का, बहुत सारे इंडस्ट्रीज प्लान किए जाएंगे। इसके बाद फिर जब 1991 आता है ना, 1991 में जब LPG रिफॉर्म होते हैं, उसके बाद लाइसेंसिंग प्रणाली को कम कर दिया जाता है, लाइसेंसिंग को घटा देंगे, कोटा प्रणाली समाप्त हो जाएगी। सिर्फ 8 प्रकार के उद्योग ही ऐसे रहेंगे जो गवर्नमेंट में रहेगी। वर्तमान में सिर्फ 4 प्रकार के ऐसे, 2 प्रकार के ऐसे हैं, और 4 को सिर्फ लाइसेंस की आवश्यकता है, और 2 सिर्फ गवर्नमेंट करती है, बाकी सारे सेक्टर में आप कर सकते हैं। तो औद्योगिकरण को सरकार ने इस तरीके से विकसित कराया, ठीक है ना। तो 1991 के बाद चीज़ें और आसान हो गई, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा फैला। क्यों? क्योंकि हमने LPG रिफॉर्म को अपना लिया था, है ना। डिजिटलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो सब चीज़ें की। अब देखिए लक्षण क्या होते हैं, औद्योगिकरण के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्या होता है, पहले ये भी समझ लें हम इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, ये कैसे होता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया में
जो है वह काय से रिलेटेड, वह उत्पादन की प्रक्रिया से संबंधित होता है। इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, है ना, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, मतलब औद्योगिकरण का संबंध उत्पादन की प्रक्रिया से है। मतलब जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वह इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड होती है। यानी हमको कोई सामग्री अगर बनानी है और उस बनाने की सामग्री को अगर मशीनों के द्वारा करते हैं तो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, औद्योगिकरण कहलाएगी। दूसरा, औद्योगिकरण का तब माना जाएगा जब हमारी कोई नवीन इंडस्ट्रीज की स्थापना की जाए। इंडस्ट्रीज में क्या होंगी, मशीनें होंगी, तो मशीनीकरण से रिलेटेड प्रक्रिया है। या ऐसा नहीं है कि कोई छोटी छोटी मशीनें हो कि हम सिर्फ एक हथकरघा लगा लें या ये कर लें, ऐसा नहीं। एक बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बृहद उत्पादन होना चाहिए, मास प्रोडक्शन होना चाहिए, जिसमें कम से कम 100 से ज़्यादा लोग एंगेज्ड हो, बड़ी बड़ी मशीनें हो, लाइट की खपत हो, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, बहुत ज़्यादा उत्पादन, कच्चे माल का प्रयोग हो। वह समस्त चीज़ें क्या कहलाएंगी, बृहद उत्पादन कहलाएंगी। वह प्रक्रिया औद्योगिकरण कहलाएगी। मानव शक्ति के स्थान पर प्राकृतिक शक्ति का प्रयोग, इसका मतलब क्या, जो हमारी ह्यूमन एनर्जी है उसके स्थान पर प्राकृतिक शक्ति, जैसे ऊर्जा में ऊर्जा का प्रयोग हो, ऊर्जा में कौन सी, चाहे ताप ऊर्जा हो, विद्युत हो, यह सब क्या है, आपकी प्राकृतिक शक्तियां तो है। इसके पहले क्या, हाथ से चलने वाली मशीनें थी, कताई बुनाई सिलाई सब हाथों से हो रही है, लोहे को हाथों से पीटा जा रहा है, कोई मशीन नहीं है। लेकिन अब इस नेचुरल एनर्जी में किसका, ऊर्जा में किसका यूज किया जा रहा है, थर्मल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, कोई भी एनर्जी हो इसका यूज किया जाएगा। कार्य कुशलता व विशेषज्ञता का महत्व तो बढ़ गया है कि अब इससे क्या हो गया, औद्योगिकरण का एक लक्षण क्या है कि अब किसी भी प्रकार की वो नहीं रहेगी, डिफेक्टिव पीस नहीं निकलेंगे, अब परफेक्ट चीज बनेंगी। स्पेशलिटी चाहिए, एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज, दोनों चीज चाहिए, एक्सपर्टीज भी चाहिए आपकी और आपकी एफिशिएंसी भी चाहिए। तो ये मशीनीकरण का, एक औद्योगिकरण का एक लक्षण है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद श्रम विभाजन का पाया जाना, एग्जिस्टेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब इससे मतलब क्या, श्रम विभाजन का मतलब क्या कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में जो एक काम होता है वह एक ही व्यक्ति को आवंटित होता है, एक विशेष काम एक विशेष व्यक्ति को आवंटित रहेगा और वह विशेष काम विशेष व्यक्ति के आवंटन के साथ साथ उसको वही कार्य करने के लिए दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही व्यक्ति सारे काम करे, एक व्यक्ति किसी काम में कुशल होगा और वह व्यक्ति वही काम करेगा, यानी लेबर डिवीजन रहेगा। जीडीपी में वृद्धि होती है, यह भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहाँ की सकल घरेलू उत्पाद में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखते हैं इसके प्रभाव क्या होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या क्या प्रभाव हैं, यही आपका हेडिंग है, यही आपके लेक्चर में है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहले देखेंगे हमारे आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव हुआ, इकोनॉमिकल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, सोशल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसके बाद हम देखेंगे इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको रोकने के क्या प्रभाव हैं। देखिए इकोनॉमिकल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले आपने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स में, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली यही प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, व्यवसाय का विकास हो जाता है, सही बात है, बिजनेस का डेवलपमेंट हो जाता है, पूंजीवाद का विकास, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। ये समझना चीज, ये जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म, इसका विकास होगा। इसका मतलब क्या कि जो इंडस्ट्री का मालिक है उसके पास सारी कैपिटल इकट्ठी हो जाएगी, जबकि जो वास्तविक मेहनत कर रहे हैं वहां के मजदूर वो सिर्फ दैनिक वेतन भोगी बने रह जाएंगे। और यहाँ से पूंजीवाद का विकास होता है औद्योगिकरण से, और यहाँ से फिर शोषक और शोषित, शोषक शोषित वर्ग संघर्ष जो आपका अगला टॉपिक है वह प्रारंभ होगा पूंजीवाद से ही। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ग्रामीण उद्योगों का ह्रास हो जाता है, सही बात है, औद्योगिक संघर्ष बढ़ जाते हैं, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, सही बात है, ये मैंने बताया भी, वर्ग संघर्ष होता है। ग्रामीण शोषण में वृद्धि होती है, मतलब क्या होता है, रूरल एक्सप्लोटेशन, मतलब गांव के लोगों को जो उनके स्थानीय कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, ग्रामीण आत्मनिर्भरता का जो ताना बाना भारतीय सोसाइटी में बना हुआ था वो सब खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब शहर से बनी हुई चीजें आने लगेंगी। आर्थिक संकट और बेरोजगारी, अभी मैंने बताया था रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, लेकिन इससे बेरोजगारी भी बढ़ती है, क्योंकि पहले जिस काम को 1000 व्यक्ति करते थे अब वह मशीन सिर्फ 100 लोगों के द्वारा ही ऑपरेट हो जाती है। आपने देखा कि आर्थिक संकट कैसे, आर्थिक संकट ऐसे कि आपने सुना होगा डिमांड एंड सप्लाई का रूल, पहले आवश्यकता के अनुरूप ही उत्पादन होता था, जितनी आपको नीड है उतना ही उत्पादन होगा, बात समझ में आ रही है, जितनी आपको जरूरत है उतना ही उत्पादन होगा।
और उतने चीजें बनाने वाले लोग कम हैं, लेकिन अब उत्पादन अधिक हो गया और आवश्यकता कम हो जाती है, या उत्पादन के अनुरूप आवश्यकता क्रिएट की जाती है। एक ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चल रही है। मान लो कि आपको कॉर्नफ्लेक्स नहीं खाने हैं, है ना। कॉर्नफ्लेक्स सुना होगा ना सबने, कॉर्नफ्लेक्स आते हैं। भारत का परंपरागत नाश्ता था कि आप पोहे खाओ, जलेबी खाओ, समोसे खाओ, कचौड़ी खाओ, मंगौड़ी खाओ, नाश्ते में खाओ, इडली खाओ, डोसा खाओ, ये सब ठीक है। लेकिन अब कॉर्नफ्लेक्स विदेशी संकल्पना है, तो टीवी में ऐड आने लगे कि इसको खाओगे तो बहुत इजी टू मेड है, दूध में डालो खा जाओ, प्रोटीन होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसकी आवश्यकता क्रिएट की गई, जरूरत नहीं थी। तो इसलिए जब आवश्यकता क्रिएट नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, सामान ज्यादा रहेगा, तो क्या आ जाएगा, आर्थिक संकट रहेगा, मंदी आ जाएगी। 1929 की मंदी औद्योगिकरण का परिणाम थी। जब आई थी मंदी, लोगों को बेरोजगार हो गए थे, घरों से निकाले गए, ये सब चीजें हैं। आर्थिक जीवन पर ये प्रभाव है। सोशल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अब यही आपकी जो चीज है ना, जो हम पढ़ेंगे ना, औद्योगिक समाज एवं सामाजिक परिवर्तन का परिवार, शिक्षा और स्त्रीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वही यही प्रभाव है, सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है। तो पहला प्रभाव देखिए क्या है इसका, सामाजिक जीवन पर। आप सामाजिक जीवन पर देखिए, संयुक्त परिवार व्यवस्था का ह्रास हो जाता है। सही बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोग अपने घरों को छोड़ देते हैं, इंडस्ट्री जहाँ पर स्टेब्लिश होती है वहाँ पर जाके रहने लग जाते हैं। वहाँ पर जाकर रहने से क्या होता है, वो एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों को नहीं रख पाते, वो रहने लगेगा, अकेले व्यक्ति रहेगा, उसकी पत्नी रहेगी, हो सकता है रहे, बच्चे रहेंगे, माँ बाप को नहीं बुला सकता, छोटी जगह है, 1 BHK फ्लैट है, कैसे रहेगा। तो संयुक्त परिवार का ह्रास हो जाता है। परिवार के कार्य तथा महत्व में परिवर्तन हो जाता है। अभी देखिए, ये हम और पढ़ेंगे, अभी जब आपका परिवार पर प्रभाव पड़ेंगे तब देखेंगे। तो अभी ये पॉइंट देख लीजिए, परिवार के कार्य तथा महत्व में परिवर्तन आ जाते हैं। कैसे, देखिए परिवार के कार्य क्या होते हैं, परिवार के कार्य होते हैं कि व्यक्ति की मदद करना, व्यक्ति को सहारा देना, उसे पालना पोसना, उसे बड़ा करना, उसकी बीमारी में मदद करना, उसको आर्थिक संरक्षण देना, शिक्षा देना, संस्कार देना। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से हर चीज का मौद्रीकरण हो गया, लोगों के पास समय नहीं है अपने परिवार के लिए। अब परिवार एक आवश्यकता के रूप में तो है, लेकिन परिवार के कार्य जो थे, संस्कार देना, उसके लिए अलग अलग संस्थाएं खुल चुकी हैं, शिक्षा प्रदान करना उसके लिए अलग अलग स्कूल आ चुके हैं, देखभाल करना उसके लिए नर्सें आ चुकी हैं, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो फंक्शन सब थोड़ी थोड़ी चेंज हो चुके हैं। विवाह करवाना, लेकिन लोग अब खुद प्रेम विवाह करने लगे हैं, तो ये चीज हो चुकी है। विवाह में परिवर्तन हो चुका है, पहले बहु विवाह हो रहे थे, अब एकल विवाह होने लगा। पहले विवाह एक पवित्र रिश्ता माना जा रहा था, अब कैसा होने लगा, कॉन्ट्रेक्चुअल हो चुका, लिव इन जैसी चीजें आ चुकी हैं। महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हो चुका है, पहले महिला पुरुषों के आश्रित थी, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, महिलाओं को पुरुषों के समान काम के अवसर प्रदान किए गए, उनको बराबर से वेतन मिलती है, तो स्थिति में परिवर्तन आ गई। परंपरा एवं प्रथा में परिवर्तन आ गया, सही बात है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि लोग एक जगह रहने लगे, तो बहुत सारी संस्कृतियों के लोग एक साथ आपस में रहने लगे, जिस कारण उनकी जो पुरातन परंपराएं थी वह कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। और इसकी मदद से जो शिक्षा का प्रसार हुआ, देखिए क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से जीडीपी बढ़ी, जीडीपी से पर कैपिटल इनकम बढ़ी, पर कैपिटल इनकम से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, जिससे लोगों का एजुकेशन बढ़ा। एजुकेशन बढ़ने से जितनी भी ये पीढ़ियां थी, रूढ़ियां थी, जो भी प्रथाएं थी, उन सब में क्या हुई, कमी आई। तो ये एक चेन प्रोसेस है, एक चेन प्रोसेस है, धीरे धीरे बढ़ी आएंगे, बहुत सारी चीजें हुई हैं। सामाजिक गतिशीलता में प्रभाव आई है, सोशल मोबिलिटी बढ़ी है। सामाजिक गतिशीलता मतलब क्या, कि अब वर्ग, धर्म, जाति, संप्रदाय, स्थान, नगर, मोहल्ले, इनके आधार पर रिजिडनेस कम हो चुकी है। अब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बहुत सारे वर्ग और संप्रदायों के लोग आपस में होकर बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहें मेरी जाति का है या उस मोहल्ले का है, ऐसा नहीं है, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, खाना पीना सब हो चुका है स्टार्ट। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का ही प्रभाव है। और धर्म के प्रभाव में कमी आई है, क्योंकि अब तर्क प्रधान समाज बन रहा है। नगरीकरण में वृद्धि हो चुकी है, ये भी सही बात है, क्योंकि जहां पर इंडस्ट्री हुई, जहां इंडस्ट्री हुई वहां सिटी बनी, और सिटी हुई तो क्या हुआ, अर्बनाइजेशन प्रारंभ हुआ, शहरीकरण की प्रक्रिया वहां प्रारंभ हो चुकी है। शहरों में मलिन बस्तियां बनना शुरू हुई, क्यों, क्योंकि शहरों के आसपास, शहरों में देखते हैं कि बहुत सारे श्रमिक रहने लगे, और श्रमिक के रहने के लिए कोई ऐसा लग्जूरियस हाउस तो होगा नहीं,
तो उन्होंने अपनी क्या हुआ, उनकी स्लम्स में वृद्धि हो चुकी है। धारावी बहुत बड़ा स्लम है, कहाँ पर है धारावी? मुंबई में। मुंबई क्या है? एक इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र। आप देखेंगे जहाँ भी जितना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा वहाँ उतनी ज़्यादा स्लम्स होंगी, आवास की समस्या होगी, जनघनत्व ज़्यादा होगा, लोग बहुत ज़्यादा संकेंद्रित होकर रहेंगे, क्योंकि एक अच्छे भविष्य की तलाश में वह इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया में जाते हैं। ठीक है ना? इसके बाद अब देखिए जो दुष्प्रभाव है इंडस्ट्रियलाइजेशन के, उनको कैसे रोका जाए। औद्योगिकरण के दुष्प्रभाव को रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, समझिए ये चीज़ क्या है। सबसे पहले जो श्रमिक है, वहाँ के लेबर्स हैं, उनके कार्य करने की परिस्थिति अनुकूल बना दो। जिस परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, जिस स्थिति में वो रह रहे हैं, वह स्थिति सुधार दीजिए। यह है औद्योगिकरण के दुष्परिणामों को रोकने के उपाय बताइए कि उनके जो दुष्परिणाम है, जो भी उससे नेगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है। सबसे पहला, श्रमिकों के काम करने के लिए अनुकूल परिस्थिति बना दो। कारखानों का विकास वैज्ञानिक रूप से बने, मतलब जो भी आपके कारखाने हैं वो साइंटिफिक रूप से बने कि उसमें निकास की उच्चतम व्यवस्था हो, एग्जिट प्रॉपर हो, उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर हो, फायर सेफ्टी हो, पानी पीने की अच्छी व्यवस्था हो, वॉशरूम हो, फर्स्ट एड किट हो, डॉक्टर हो, मैनेजमेंट अच्छा हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। कुटीर उद्योगों को संरक्षण दिया जाना चाहिए, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको भी प्रोटेक्शन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े उद्योगों की आंधी में छोटे छोटे व्यापारी धराशायी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मास्टर प्लान होना चाहिए वैज्ञानिक आधार पर। जो भी शहरों का या उद्योगों का विकास हो रहा है वह साइंटिफिकली और इन्वायरमेंटिकली सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर इंडस्ट्री बनाने के चक्कर में आप इन्वायरमेंट या वहाँ की फ्लोरा और फोना का ह्रास कर दें। प्रदूषक नियंत्रण होना चाहिए, आपका पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पॉल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। परिवार नियोजन का प्रयास होना चाहिए, जो उद्योगों में श्रमिक कार्यरत हैं उनमें फैमिली प्लानिंग की भी बातचीत क्लियर होनी चाहिए, उनकी जागरूकता का प्रयास करवाना चाहिए। और सुरक्षा व्यवस्था आधुनिक होनी चाहिए, जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो अच्छे होने चाहिए। प्राकृतिक स्रोतों का पूर्ण दोहन हो, मतलब जो भी आप शक्ति का प्रयोग करो उनका ह्रास नहीं होना चाहिए। मतलब मानो कि वहाँ पर जितनी भी बिजली प्रोवाइड की जा रही है तो वह इंडस्ट्री में जो भी मशीनें हैं वह अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करें, उसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। पूरी एफिशिएंसी से काम करें, कोई एनर्जी लॉस ना हो, तभी तो वह काम अच्छे से करेगा। जीडीपी में वृद्धि धीरे धीरे हो ही जाती है। परंपरागत हस्तकौशल मान्यता विश्वासों का ह्रास, ठीक है। अब देखिए औद्योगिकरण या औद्योगिक समाज बनने के पीछे क्या कारक होते हैं। ये हमने अभी तक पढ़ा है कि औद्योगिकरण के क्या दुष्परिणाम होते हैं, क्या उसके प्रभाव हैं आर्थिक में और क्या है सामाजिक में, क्या औद्योगिकरण है वह समझा था बृहद स्तर पर और सूक्ष्म स्तर पर। अब हम देखेंगे कि औद्योगिकरण के पीछे क्या फैक्टर्स थे कि समाज औद्योगिक हुआ, समाज इंडस्ट्रियलाइज्ड हुआ, किन फैक्टर्स की वजह से यह चीज हुई, हम वो भी समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन वही आएगा जो आपकी हेडिंग में लिखा है कि औद्योगिक समाज औद्योगिकरण का या औद्योगिक समाज औद्योगिकरण का एवं सामाजिक परिवर्तन का परिवार, शिक्षा और स्त्रीकरण पर प्रभाव आएगा। यही भारतीय समाज में औद्योगिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार और स्त्रीकरण पर प्रभाव आना, क्वेश्चन सीधा सीधा वही है। हमने थोड़ा सा औद्योगिकरण समझ लिया है कि खुदा ना खास्ता आ जाए, वैसे है ये टॉपिक आपका इकोनॉमी का, तो आप इकोनॉमी के हिसाब से ही देखना उसे। तो देखिए औद्योगिकरण के पीछे क्या फैक्टर्स थे, किन कारकों की मदद से यह टॉप पर आया। देखिए सबसे पहले मशीनों का आविष्कार, नई नई मशीनें बनी जिससे औद्योगिकरण प्रमोटेड हुआ, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, इस बात के लिए तालियां। दूसरी है भाप शक्ति का प्रयोग हुआ, जो मैंने पहले बताया था कि आपकी स्टीम पावर है उसने जो मानव श्रम है उसको कम कर दिया। मानव शक्ति के स्थान पर अब भाप शक्ति के प्रयोग से इंजन का विकास हुआ और इंजन के विकास होने से मशीनीकरण तीव्र गति की ओर बढ़ा, बहुत ज़्यादा हो गया। यूज ऑफ स्टीम पावर, यातायात तथा संचार के साधन का विकास हो गया। अब इससे क्या हुआ, जो आपके कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की जैसी डेवलपमेंट हुआ उसकी वजह से कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में आसानी हुई और निर्मित माल को प्रोड्यूस्ड जो भी आपके आर्टिकल्स हैं उनकी सप्लाई करने भी आसानी हुई, जिस कारण दोहन और उत्पादन, मांग और उत्पादन की प्रक्रिया संतुलित हो गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रमोट हुआ। उत्पादन की नई प्रविधि का विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, की नए नए तरीकों से नई नई चीज़ें बनाने लगे। कपड़े के बहुत सारे प्रकार बने, लोहे के बहुत सारे प्रकार बने, सीमेंट के बहुत सारे टाइप बन गए, कांच उद्योग हो गया, प्लास्टिक उद्योग हो गया, बहुत सारी चीज़ें बनने लगी।
कृषि क्रांति हुई, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी हुए, जिससे कच्चा माल बहुत ज्यादा उपलब्ध होने लगा, खाद्यान्न आधारित उद्योग बन चुके थे। और कृषि क्रांति होने से अब वह श्रम गहन उद्योग नहीं बचा था, लेबर इंटेंसिव वो एक प्रक्रिया नहीं बची थी, प्रोसेस नहीं थी वो। क्यों नहीं थी? क्योंकि अब नई बीज और नई खाद और नई तकनीकों के आने से, सिंचाई की नई तकनीकों के आने से कृषि पर कम लोगों की आवश्यकता रही। और ये बचे हुए जितने लोग थे वह कहाँ पहुंच गए? इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्री में अपना योगदान देने। तो कृषि से जैसे ही लोग फ्री होते गए, वह औद्योगिकरण को आगे बढ़ाते गए। जनसंख्या वृद्धि हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिस कारण औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी एक अहम कारक सामने आती है कि जनसंख्या वृद्धि हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। कोई ऐसा बड़ा युद्ध नहीं हुआ कि करोड़ों लोगों की जान माल की हानि हुई हो। जब लोग पर्याप्त मात्रा में है तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना मास प्रोडक्शन आवश्यक हो जाता है। व्यापार प्रतिबंध की समाप्ति हुई डब्ल्यूटीओ जीएटीडी की मदद से। एक देश दूसरे देश से निर्बाध व्यापार कर पाए वस्तु एवं सेवाओं का, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज का। जिस कारण उनमें जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वो सब समाप्त कर दिए गए और व्यापार प्रतिबंध की समाप्ति हो गई। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो गए हैं चीजें, और औपनिवेशिक देशों से कच्चे माल की प्राप्ति होती रही थी। जैसे ब्रिटेन को कॉलोनियल स्टेट्स बनाए हुए थे, जैसे ब्रिटेन को माल कहाँ से मिला है? भारत से मिला है। हम ही तो भेजते थे इसे कपास, कपास हम नहीं भेजा इसको, चाय हम भेज रहे हैं इसे, है ना। इंडस्ट्री भाई बना रहा है, कपड़े ये बना रहे हैं, कच्चा माल हम भेज रहे थे। तो जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज थी वह अपनी मदर कंट्री को सामान भेज रही हैं, और वह सामान भेजने से उनके जो इंडस्ट्रीज थी वह जिंदा बनी हुई थी, और जिंदा रहने के साथ साथ उनको सप्लाई के लिए एक मार्केट भी मिला हुआ था। जैसे ब्रिटेन का पूरा माल है, भारत में तो खपना ही है, क्योंकि भारत से बना हुआ माल ब्रिटेन नहीं जाता था, ब्रिटेन से बना हुआ माल भारत आता था। एक तरफा व्यापार नीति चलाई हुई थी भाई लोगों ने, ठीक है ना। तो ये सब चीजें थी। अब देखिए फैक्टर्स हो चुके हैं। अब देखिए आपका मेन टॉपिक आया कि भारत में सामाजिक स्थिरीकरण पर औद्योगिक तथा सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव, है ना, ये औद्योगिक है। अब देखिए सबसे पहले आपको समझना है सामाजिक स्थिरीकरण क्या है। क्या समझना है? सामाजिक स्थिरीकरण। देखिए सामाजिक स्थिरीकरण, स्थिरीकरण का इंग्लिश में होता है स्टार्टिफिकेशन। स्त्रीकरण मतलब क्या? स्टार्टिफिकेशन। अब देखिए स्टार्टिफिकेशन जो था भारतीय समाज में, अगर हम पुरातन रूप से देखें तो एक वर्ण के आधार पर था, वर्ण के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो जन्म या कर्म के आधार पर था, ठीक है ना। जन्म या कर्म के आधार पर, पहले कर्म के आधार पर था, बाद में जन्म के आधार पर हो गया। एक प्रकार का स्टार्टिफिकेशन ये है। दूसरे प्रकार का स्टार्टिफिकेशन भारतीय समाज में क्या था? जाति के आधार पर, जाति के आधार पर जो भी जन्म आधारित थी शुद्ध, एक ही प्रकार का स्त्रीकरण था। तो सामाजिक स्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जो समाज में एक वर्ग को दूसरे वर्ग से अलग करती है ना। एक वर्ग को दूसरे वर्ग से विभेद बनाने वाली प्रक्रिया या विभेद स्पष्ट करने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है? सामाजिक स्त्रीकरण कहलाती है। अब यह वर्ग चाहे जन्म के आधार पर हो, चाहे कर्म के आधार पर हो, चाहे रहन के आधार, चाहे स्थान के आधार पर हो, चाहे उसकी योग्यता के आधार पर हो, ये दो प्रकार के, ये बहुत से प्रकार से हो सकता है स्त्रीकरण। तो पुरातन भारतीय समाज में जो स्त्रीकरण था, वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, और आपके समृद्धता के आधार पर भी था। शासक वर्ग, व्यापारी वर्ग और कृषक वर्ग, मजदूर वर्ग। तो ये नया विभाजन था। आर्थिक आधार पर स्त्रीकरण यह था, इस प्रकार से स्त्रीकरण था। तो स्त्रीकरण मतलब समझ गए ना? स्त्रीकरण मतलब कि एक स्टार्टिफिकेशन, लोगों को कैसे एक दूसरे से अलग रखा जाए, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्त्रीकरण कहलाती है। तो जो औद्योगिकरण हुआ और सामाजिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन मतलब क्या कि बदलते हुए परिवेश के, बदलते हुए परिदृश्य के साथ, पानी देना यार, एक मिनट पानी देना। तो सामाजिक परिवर्तन मतलब बदलते हुए परिवर्तन के अनुरूप जो सामाजिक बदलते हुए परिदृश्य के साथ समाज में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक
जो परिवर्तन आते हैं उन परिवर्तनों को क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। औद्योगिकरण हम बता चुके हैं। तो इन दोनों प्रक्रियाओं का स्त्रीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, स्टार्टिफिकेशन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले हमें स्टार्टिफिकेशन मैंने समझा दिया कि स्टार्टिफिकेशन वह प्रोसेस है जो एक एक समूह को दूसरे समूह से अलग करती है या समाज को विभेदित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्त्रीकरण कहलाती है, सामाजिक स्त्रीकरण या सोशल स्टार्टिफिकेशन कहलाती है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन, इन दोनों के माध्यम से जो स्तरों का निर्धारण है, जो लेवल्स बने, जो लेवल बने उसका आधार क्या था, योग्यता। देखिए औद्योगिकरण और सोशल चेंज, इन दोनों के कारण अब जो चीज चेंज हुई समाज में, अब जो लेवल्स बनेंगे वह किसके आधार पर बनेंगे, योग्यता के आधार पर बनेंगे, आपकी कैपेसिटी के आधार पर बनेंगे। मेन पॉइंट यही है, कैपेसिटी। आप योग्य हैं तो आप हाई क्लास में हैं, आप अगर कम योग्य हैं तो आप मिडिल क्लास में हैं, और आप बिल्कुल ही योग्य नहीं है तो आप लोअर क्लास में हैं। देखा ना, जिसकी जितनी ज़्यादा योग्यता होगी वह उतना ज़्यादा ग्रेड ए की नौकरी करेगा, ग्रेड बी की नौकरी करेगा, हाई बिजनेसमैन होगा, ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन अगर आप नहीं है तो मिडिल क्लास में आएंगे, और कम योग्य है तो आप और लोअर क्लास में आएंगे। तो इन दोनों प्रक्रियाओं ने क्या किया कि जो स्तर है लेवल से उस किसके आधार पर कर दिया, योग्यता के आधार पर कर दिया। श्रम विभाजन को बढ़ावा दिया, लेबर डिवीजन हुआ। पहले क्या था, वर्ण व्यवस्था थी। अब ब्राह्मण व्यक्ति है तो वह ब्राह्मण ही रहेगा हमेशा, वह जो वैश्य व्यक्ति है वह वैश्य ही रहेगा, वह चाहे तो ब्राह्मण नहीं बन सकता। समझ रहे ना, उसका श्रम डिवीजन नहीं था, उसको अपना व्यापार चुनने की आजादी नहीं थी। लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं ने क्या, योग्यता, योग्यता। अब अगर वैश्य का व्यक्ति पंडित कार्य में ज्यादा योग्य है तो वह पंडित के काम कर सकता है, करेगा, इस समाज के हिसाब से पढ़ाने का काम करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि अब श्रम डिवीजन क्या हो गया, कम कठोर जो आपका श्रम विभाजन बढ़ चुका है। अब आप लेबर डिवीजन आसानी से कर सकते हो, योग्यता के आधार पर करेंगे। इसके बाद स्त्रीकरण कम कठोर हुआ, जो स्टार्टिफिकेशन है वह कम कठोर हो चुका है। पहले रिजिड था, मैंने बताया ना कि एक व्यक्ति एक ही में रहेगा, अब ये व्यक्ति इस वर्ग में जा सकता है और ब्राह्मण व्यक्ति वैश्य में भी आ सकता है। मतलब ऐसे नहीं, जाति से नहीं आएगा, कर्म से आएगा, है ना। मिडिल क्लास अपर क्लास में जा सकता है, अपर क्लास मिडिल क्लास में आ सकता है। तो ये स्टार्टिफिकेशन अब कम कठोर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि एक बंध गया हो जीवन पर्यंत हो, नहीं। एक वो स्टेटमेंट भी है ना कि आप आज के युग में आप अगर गरीब पैदा हुए हैं ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी गलती है। अगर आप गरीब मरते हैं तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप ऊपर जा सकते हो, सोशल स्ट्राटिफिकेशन में ऊपर जा सकते हो, ये चेंजेस आपको इतना मौका देते हैं। इससे न्यू सोशल ऑर्डर का जन्म हुआ, है ना, नई नवीन इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल सिस्टम, नई प्रकार की सोशल व्यवस्था का, सामाजिक व्यवस्था का उत्पन्न हुआ, जिसमें पूंजीवाद आया, पूंजीवाद से साथ साथ समाजवाद, साम्यवाद, इन सारे सोशल ऑर्डर का उदय हुआ। जो पुराने जो ऑर्डर चले आ रहे थे वह सब क्या होने लगे, धीरे धीरे खत्म हो गए। हाँ, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी हुआ कि आय की असमानता में वृद्धि हो गई। जो स्ट्राटिफिकेशन अमीर और गरीब का था वह अब स्पष्ट दिखाई देने लगा। जो रिच और पुअर का स्तर है उनमें बहुत ज्यादा अंतर दिखने लगा सामाजिक परिवर्तन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं या कैपिटलिस्टों के पास शिफ्ट होती गई, तो एक वो चेंज आए। इसके बाद जो गरीब है, गरीब ही रहा, गरीब के पास उतना ज़्यादा पूंजी का संचार नहीं हुआ, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन चुकी है इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल चेंज की वजह से अधिकांश जगहों पर। तो अमीर और गरीब की असमानता में वृद्धि हुई। दूसरा स्त्रीकरण देखा हमने ग्राम और शहर के बीच। शहरों में ज़्यादा तेजी से चेंज आए और गांव अपनी वैसी ही स्थिति में रहे। आज भी आप देखते हैं, गांव में जाएं, गांव की ओर जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर आज भी गांव यथास्थान ठहरे हुए हैं। गांव ठहर चुके हैं, शहर बढ़ चुके हैं, शहर बढ़ चुके हैं, गांव ठहर चुके हैं, और गांव में ज़्यादा चेंज नहीं है। उन्होंने अपने चरित्र को नहीं बदला। शहर के चरित्र हर 5 साल में बदल रहे हैं, ठीक है ना। और उनके बीच रहन सहन बढ़ चुका है, आर्थिक विभाजन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो ये स्त्रीकरण पर प्रभाव पड़ा कि ये बहुत ज़्यादा अब एक पहले माइक्रो अंतर था, बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। ये ग्राम है, ये शहर है, और पहले ये ऐसा था, ग्राम और शहर बहुत कम अंतर था, अब बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। जातिगत नियमों में शिथिलता आई है, ये बहुत सही हुआ
कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल चेंज हुए उन्होंने जाति के नियमों को बहुत कमजोर कर दिया है। दूर देश में कोई लोग रह रहे हैं, दूर से घर से दूर लोग रह रहे हैं, तो किसी भी जाति का व्यक्ति हो आपस में मेल जोल हो ही जाता है। और अब वो नियम उतने ज़्यादा तार्किक भी नहीं बचे, तो इन नियमों में बहुत ज़्यादा क्या आई है, रिलैक्सेशन आई है, शिथिलता आई है। और क्या हुआ, भेदभाव की समाप्ति हो चुकी है। जो पुराने भारतीय समाज में आपकी क्या बोलते हैं उसको अस्पृश्यता थी, है ना, और व्यक्ति वर्ग व्यक्ति जाति के स्तर पर जो भी भेदभाव था, जो भी आपकी इनइक्वालिटीज थी कि ये अछूत हैं या ये उच्च कुल के हैं, ये निम्न कुल के हैं, या ये इस गांव के हैं या दूसरे गांव के हैं, या इसकी जाति हमसे मैच नहीं करती, हम खाना नहीं खाएंगे, तो ये पानी नहीं पियेंगे, छुआ नहीं करेंगे, ये सब कुछ भी चीज़ें वो सब अब समाप्त हो चुकी हैं। तो वो वाला स्ट्रेटिफिकेशन अब खत्म हो चुका है इन सब चीज़ों की वजह से। सोशल मोबिलिटी के बढ़ने से अंतर सांस्कृतिक संबंध बढ़े हैं, इंटर कल्चरल रिलेशंस बढ़े हैं इन सब चीज़ों की वजह से। स्त्रीकरण से होने वाले शोषण व वर्ग संघर्ष की समाप्ति। जो स्ट्राटिफिकेशन से आपका एक्सप्लॉयटेशन और क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते थे वह खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि सोशल चेंज से लॉजिकल थिंकिंग बढ़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों में एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ी है, जिस कारण वह एक दूसरे को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और परंपरागत उद्योगों से होने वाली प्रतिष्ठा अब नवाचारों को भी मिलने लगी। पहले ऐसा होता था कि जो ट्रेडिशनल व्यापार कर रहे हैं, मान लो कोई सोने का व्यापार कर रहा है, सोना मतलब सोना नहीं, सोना मतलब गोल्ड, है ना, आप समझो, सोना गोल्ड का व्यापारी कर रहा है तो उसको प्रतिष्ठित माना जाता था, और कोई अगर झाड़ू बेच रहा है तो उसको ऐसा ही माना, ऐसा ही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप तुम चाहे सोने का व्यापार करो, अब चाहे चाहे झाड़ू की फैक्ट्री लगा लो, तो दोनों को बराबर इज्जत मिलेगी। इवन स्टार्टअप्स, जो स्टार्टअप्स को होते हैं उनको ज़्यादा इज्जत देती है सरकार, कि नवाचारों को ज़्यादा प्रतिष्ठा देती है। स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स को ज़्यादा प्रेरणा देती है। परंपरागत उद्योगों को तो मिलती ही है, ट्रेडिशनल उद्योगों को तो अभी ऐसा स्टार्टिफिकेशन नहीं करते कि उनका इसका व्यापार उनको ज़्यादा इज्जत दे दे, उनको कम इज्जत दे दे, ऐसा नहीं है। स्टार्टअप करने वालों को भी समाज में बढ़िया मौका दिए जा रहे हैं, बढ़िया इज्जत मिलती है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो चुकी है, हेल्दी कंपटीशन है। अब ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति, एक शहर में एक व्यक्ति की ही दुकान रहेगी, दूसरे की नहीं रहेगी, दो व्यक्तियों की है तो दोनों बराबर से व्यापार करेंगे, तो वो वाला स्ट्रीक खत्म हो चुका है। श्रमिकों की श्रम विविधता बढ़ी है। अब देखिए लेबर की डाइवर्सिटी भी बढ़ी है औद्योगिकरण के कारण। कैसे? कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब अलग अलग प्रकार की लेबर डिजाइन होने लगी है, अलग अलग किस्म की लेबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की खुदाई करवानी है आपको, खुदाई के लिए चाहिए, छपाई के लिए चाहिए, रंगाई के लिए चाहिए, फैक्ट्रियों में चाहिए, पैकिंग के लिए चाहिए, और ओपनिंग के लिए चाहिए, क्लीनिंग के लिए चाहिए। तो बहुत सारा लेबर का काम बढ़ चुका है। और ये स्त्रीकरण अब ऐसा नहीं बचा कि लेबर सिर्फ एक ही काम करेगी, तो वहाँ भी चेंज आए। पूंजीपति और श्रमिक दो स्तरों का उदय हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टार्टिफिकेशन हुआ, लेवल बने, उसमें दो प्रकार के वर्गों का स्पष्ट रूप से उदय देता है। वह कौन से वर्ग हैं, कौन सी क्लासेस हैं? एक है कैपिटलिस्ट पूंजीपति, और दूसरा वर्ग है कौन सा? श्रमिक लेबर क्लास। दो क्लासेस का स्पष्ट उदय हुआ है। और अब वर्गों का जो आधार है वह सामाजिक स्त्रीकरण हो चुका है, मतलब वर्गों के आधार पर सोशल स्ट्राटिफिकेशन हो चुका है। क्लासेस के आधार पर मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, लेबर क्लास या कैपिटलिस्ट पूंजीपति, है ना, तीन वर्गों के आधार पर और योग्यता के आधार पर। तो ये आपके प्रभाव हैं काहे पर? सोशल स्ट्राटिफिकेशन पर, सामाजिक स्त्रीकरण पर। हमने देखा कि अब जो सामाजिक स्त्रीकरण है वह योग्यता और वर्गों के आधार पर हो चुका है, श्रमिकों की विविधता बढ़ चुकी है, जातिगत नियम कठिन हो चुके हैं, शिथिलता आ चुकी है उनमें, वर्ग व्यक्ति के आधार पर जो असमानताएं व्याप्त थी वो खत्म हो चुकी हैं, नवीन पैमाने आ चुके हैं, गरीब अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है, वो स्त्रीकरण अभी भी बढ़ा है, इनकम में इनइक्वालिटी अभी भी बरकरार है। तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा, आपका 7 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरी लाइन है आपकी सिलेबस की कि औद्योगिकरण व सामाजिक परिवर्तन का परिवार पर प्रभाव। अब देखिए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और एक सेकेंड, सोशल चेंज है, इसका फैमिली पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मैंने बताया था कि रोजगार के अवसर बढ़े थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी थी। तो एक जगह पर जनसंख्या का क्या हुआ? संकेंद्रण हुआ।
जनसंख्या संकेंद्रण जब हुआ तो शहर बन गए, औद्योगिक शहर। शहर बने तो क्या हुई, आवास की समस्या। क्या हुई, आवास की समस्या। और जब आवास की समस्या हुई तो वहां पर क्या बनी, मलिन बस्ती बनी। एक चीज, छोटे छोटे घर बने, 1 BHK, 2 BHK या चौलसरी के घर बने। तो इनसे क्या हुआ, इनसे एकल परिवार बने, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ से पलायन भी होता है। आप प्रक्रिया समझिए कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन से रोजगार के अवसर बढ़े, रोजगार का अवसर बढ़ने से ग्रामों के लोग या गांव के लोग पलायन किए शहर की ओर, और एक जगह पर क्या हुआ, जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहने लगी और वहाँ पर औद्योगिक शहर बने। औद्योगिक शहर बनने से वहाँ पर आवास की समस्या उत्पन्न हुई। आवास की समस्या से वहाँ पर हम क्या देखते हैं, मलिन बस्तियाँ बनती हैं, छोटे छोटे घर बनते हैं या चौल बनती हैं, या एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट कल्चर आ गया। तो इनमें उतनी जगह नहीं है कि हम संयुक्त परिवार को रख सकें। तो यहाँ पर या तो एक व्यक्ति रहेगा या एक परिवार रहेगा। तो औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन का ये हुआ कि अब परिवार की संरचना में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, परिवार की संरचना में परिवर्तन हुआ है। अब न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, एकल परिवार बनने लगे। एकल परिवार बनने से बच्चों की परवरिश और बुजुर्गों की ध्यान प्रभावित हुआ है। ये चेंज आया है। जो बच्चों की परवरिश पहले बुजुर्ग कर देते थे, अब वह नहीं होता। अब वह नहीं होता। अब बुजुर्ग उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। अब बुजुर्ग है ही नहीं तो क्या ध्यान रखेगा, कोई ध्यान रखे। बच्चों की परवरिश प्रभावित होती है। बच्चों को नर्स आया नैनी जो भी होते हैं उन लोगों के हवाले रखा जाता है। किंडरगार्टन, प्ले स्कूल्स, झूला घर, इन सब चीज़ों पे रखते हैं। जो संस्कार उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे हैं। संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ जा रहा है। तो ये परिवार पर चेंज आया। दूसरा चेंज आया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे महिलाओं पर दोहरा दबाव आया। अब देखिए, अच्छी बात है, वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है। वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा, लेकिन इससे क्या हुआ, डुअल प्रेशर आ गया। डुअल प्रेशर आने से क्या होता है, डुअल प्रेशर मतलब क्या कि देखिए, काम पे तो महिला जा रही है, वर्कोलिक महिला और वर्किंग वुमेन, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें वर्क के साथ साथ अपनी फैमिली को भी मैनेज करना है ना। तो उन पर क्या हुआ, डुअल प्रेशर आ गया। महिलाओं पर आ रहा है, आ गया क्या, आ चुका है ना। डुअल प्रेशर है महिलाओं पर, पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लेकिन उन पर क्या है, दोहरा दबाव है। उद्योग आधारित परिवारों की जीवन शैली उन्नत हो चुकी है, ये भी सही बात है। जिन घर परिवारों में इंडस्ट्रीज लगी हैं उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ऊंची हो चुकी है। वो अब है बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल ऊंची हो चुकी है। परिवारों द्वारा शिक्षा को महत्व और कौशल आधारित शिक्षा। अब देखिए, जो फैमिलीज हैं वह एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं कि उनका बच्चा अच्छे से शिक्षित होना चाहिए, घर परिवार के सारे सदस्य एजुकेटेड होने चाहिए, और एजुकेशन सिर्फ एजुकेशन नहीं, स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। कौन सी बेस्ड, स्किल आधारित एजुकेशन होनी चाहिए। परिवार के लिए कम समय है लोगों के पास। परिवार के लिए कम समय मतलब क्या कि अब सामाजिक परिवर्तन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काम के घंटे बढ़ गए हैं, काम का दबाव, वर्क प्रेशर बढ़ चुका है। अब चूंकि शहरों में रह रहे हैं तो आने जाने का समय बढ़ चुका है। तो परिवार के लिए अब क्या बचा, कम समय बचा। मान लो आप दिल्ली में रह रहे हो, आप अपने काम के लिए निकलते हैं, आप गुड़गांव रह रहे हैं या नोएडा रह रहे हैं, और आपकी फैक्ट्री, आपका जो भी ऑफिस है वह आपका सीपी में है या एनएसपी में है, नेताजी सुभाष पैलेस में है। आपको घर से निकल 10 बजे आपका ऑफिस है, आप 8:30 बजे वहाँ से निकल रहे हैं, जब 10 बजे तक वहाँ पहुँच पाते हैं, 10 से 5 काम करते हैं, 5:15 तक निकल पाए, 5:15 पे निकले, आप 7 बजे तक घर आ पाए। सोचिए, आप सुबह के 8:30 बजे निकले और 7 बजे लौट रहे हैं, और फिर आके आपने खाना पीना खाया, थोड़ा घूमा फिरा और सो गए। क्या आपने परिवार को समय दिया, नहीं दिया। तो ये भी समस्या है, ये भी चेंज आया है कि अब परिवारों के लिए लोगों के पास कम समय बचे हैं। इसके बाद पारिवारिक स्वास्थ्य पर मिश्रित प्रभाव पड़ा है, फैमिली हेल्थ पर मिक्स्ड इम्पैक्ट पड़ा है। अब देखिए, जीवन शैली परिवर्तित होने से देखो दो प्रभाव हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल चेंजेस के।
एक तो जीवन शैली चेंज हुई, आपकी लाइफ स्टाइल बदली है, तो इससे हेल्थ पर क्या हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। डायबिटीज, कैंसर, पॉल्यूशन, मोटापा, बीपी, स्ट्रेस, और भी बहुत सारी चीज़ें, अनिद्रा, ये सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो फैमिली हेल्थ पर इन सब चीज़ों से सोशल चेंज और इससे ये हुआ। अब ये सब क्यों हुए, क्योंकि देखिए आपके पास दिन भर फ़ोन है, काम का इतना दबाव है ना, बॉस की डांट है, घर के में लड़ाई है, परिवार के लिए समय नहीं मिल रहा, प्रेम स्नेह नहीं है ना, धार्मिक कार्य कर नहीं रहे अपन, मतलब रिलैक्स हो नहीं पा रहे, एक्टिविटी कर नहीं पा रहे, फिजिकल एक्टिविटी कोई, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, दिन भर चेयर में बैठे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारी हेल्थ स्थिति खराब हो रही है। तो ये तो एक इम्पैक्ट है नेगेटिव। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, आप घर में बैठे बीपी जांच सकते हैं, शुगर की जांच कर सकते हैं, फोर्टिफाइड फूड आ चुके हैं, है ना, रेडी टू मेड ईट आ चुके हैं, मल्टीविटामिन गोलियां बन चुकी हैं, मल्टीविटामिन टैबलेट बन चुकी है, तो बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं, जिससे फैमिली हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ चुका है। ऐसा नहीं है नेगेटिव बस है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों, इसलिए लिखा है क्या, मिक्स्ड प्रभाव। बात समझ में आई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल चेंजेस का फैमिली पर क्या प्रभाव है, यही प्रभाव है। अब आपकी आज की आखिरी हेडिंग कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और सोशल चेंज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, एजुकेशन। अब देखिए ये चीजें आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तीनों चीजें, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव। अगर 11 नंबर में या 10 नंबर में आता है तो आपको इस तरीके से लिखना है कि औद्योगिक परिवर्तन और औद्योगिक और सामाजिक परिवर्तन का शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव, शिक्षा एजुकेशन पर नेगेटिव प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव, इस तरीके से। ये मैं ओवरऑल चीजें बता रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हैं। आप ऐसे आंसर बना सकते हैं, बस चीजों को समझना है, बेसिक समझना है, आंसर आपको लिखने हैं। पहला चीज पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सोशल चेंजेस से क्या हुआ, शैक्षिक अवसर बढ़े हैं, जो आपकी अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले ऐसा नहीं था, पहले गांव में सिंपल एक पाठशाला होती थी या आपके मदरसे होते थे, वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा लेते थे, इसके बाद पढ़ाई खत्म थी। अब देखिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इंडिया में पढ़ सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, आप आईआईटी में पढ़ सकते हैं, आप आईटीआई कर सकते हैं, आप डॉक्टरी पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट पढ़ सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट पढ़ सकते हैं, म्यूजिक पढ़ सकते हैं, डांस पढ़ सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। महिलाएं पढ़ सकती हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं, कुछ भी कोई भी पढ़ सकता है, बूढ़े व्यक्ति भी कर सकते हैं, घर में रह के कर सकते हैं, घर से बाहर कर सकते हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। तकनीकी वोकेशनल एजुकेशन आ चुकी है, ये भी इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव है कि टेक्नोलॉजिकल और वोकेशनल एजुकेशन दोनों अब मेन स्ट्रीम के सब्जेक्ट माने जा रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ बीए बीएससी ही माना जाएगा, आपने अगर बैचलर इन क्राफ्ट किया है तो भी आप माने जाएंगे, बैचलर इन वोकेशनल किया है तो भी आपकी बराबर से इज्जत है, आपने आईटीआई डिप्लोमा किया तो आपकी ज़्यादा इज्जत है ना, अगर आपने आईटीआई डिप्लोमा दिया है तो आपको अलग से सलाम मारा जाएगा। समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। स्टेम आधारित शिक्षा को वरीयता दी जाने लगी। अब स्टेम मतलब क्या, साइंस, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप और मैथमेटिक्स, स्टेम, है ना, इस पर आधारित शिक्षा को वरीयता दी जा रही है। अब शहरों में शिक्षा केंद्रित, गांव में चुनौती। अब देखो नेगेटिव मिल गया कि जो मोस्ट ऑफ द एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो अर्बन एरिया में सेंट्रलाइज्ड है, ना कि रूरल एरियाज में। और रूरल एरियाज में हो भी नहीं सकती, उसकी वजह अपनी है कि वहाँ पर आप देखते हो ना तो वहाँ आबादी है, ना तो वहाँ लोग हैं, और ना तो वहाँ उनका बिजनेस चलेगा। तो ये भी दिक्कत है कि अब उसको पवित्र कार्य ना मानकर उसका व्यवसायीकरण कर दिया गया है। ये भी है कि शिक्षा का क्या हो चुका है, व्यवसायीकरण हो चुका है, बिजनेस हो चुका है, ये भी नेगेटिव प्रभाव है। निजीकरण हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है एजुकेशन का, ये भी एक प्रभाव है, ये भी इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, शिक्षा का आधुनिकरण हो चुका है, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन हो चुकी है, अब ये भी एक चुनौती है। जो शिक्षा है वो मॉडर्न हो चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि गांव में आपको सिर्फ रटने पर आधारित शिक्षा प्रमोट की जाएगी, ऐसा नहीं है। अब जो एजुकेशन है वह आपकी मॉडर्न एजुकेशन है, प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड होगी, आपको बराबर प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के साथ साथ आपको उसके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। कोई भी मॉडल पढ़ा तो आपको उस फील्ड पे ले जाया जाएगा कि आप देखिए, सीखिए, समझिए। जैसे MSW BSW के प्रोग्राम होते हैं तो उसमें प्रोजेक्ट दिए जाते हैं कि आपको फलाने गांव में जाना है, वहां पर जाकर प्रोजेक्ट करने, तो प्रैक्टिकल अप्रोच, सिर्फ किताबी बातों की बात नहीं है, प्रैक्टिकली चीज़ों को कराया जाता है।
ट्रिपल पी पर आधारित है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अभी हमने देखा कि जो शैक्षणिक संस्थान है उनका बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप है, वहाँ से जो पास आउट बच्चे हैं उनको कंपनियों में ट्रेनिंग, हाल ही के बजट में, कल ही जो बजट आया है उस बजट में भी ये प्रावधान है कि कंपनियों को 500 जो टॉप कंपनियां हैं भारत की, वह जो स्किल बेस्ड युवा होंगे उनको इंटर्नशिप देगी अपने यहाँ से 1 साल के लिए। 5,000 रुपये उनको बोध भी देगा, स्टाइपेंड मिलेगा, और 6,000 रुपये अलग से एक राशि दी जाएगी। बजट में प्रावधान किया गया। ट्रिपल पी पर आधारित एजुकेशन हो चुकी है, बहुत सारे प्राइवेट फंडिंग जो लोग हैं वो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए देश में काम कर रहे हैं। ये भी सोशल चेंज है और अर्थव्यवस्था पर, औद्योगिक, भारतीय समाज पर औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन पर शिक्षा का प्रभाव है। नौकरी के अवसरों में वृद्धि और विविधता। अब देखिए, पहले ऐसा होता था कि एक ही प्रकार की सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन नहीं, अब गवर्नमेंट जॉब तो ठीक है, अभी भी चार्मिंग है, लेकिन प्राइवेट में भी बहुत ज़्यादा अवसर हो चुके हैं। आप देखेंगे इंडस्ट्रीज़ में, डिलीवरी बॉयज़ में, और इंडस्ट्रियल लिपिक, श्रमिक, और टीचिंग, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी है जिससे आपके अपॉर्चुनिटीज़ में वृद्धि हो चुकी है और डाइवर्सिटी भी आ चुकी है। आप मान लो कि आप पेंटिंग में एक्सपर्ट हैं तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आपको पेंटर की जॉब मिलेगी। कंप्यूटर चला लेते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी, कोडिंग, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन, और ग्राफिक डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, बहुत सारी चीज़ें। तो आप एक ही फील्ड में भी बहुत सारी डाइवर्सिफाई जॉब कर सकते हैं। और सरकार व उद्योगों का कोलैबोरेशन बड़ा है, ये मैंने बताया ना। इसमें मध्य प्रदेश की क्लासिकल एग्जाम है SKY, सीखो कमाओ योजना। तो सरकार व उद्योगों का क्या हो चुका है, कोलैबोरेशन बढ़ चुका है, जिससे लोगों के रोजगार और अवसरों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। तो ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आप क्वेश्चन इससे क्या बनेंगे लिख लीजिए। इससे पहला क्वेश्चन बनेगा कि औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक स्थिरीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, विस्तार से समझाइए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन। औद्योगिकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, 7 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए, चाहे औद्योगिकरण हो या सामाजिक परिवर्तन हो, दोनों के प्रभाव समान है। बस आपको अंतर रखना है कि औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के साधनों में वृद्धि होती है, लघु एवं कुटीर उद्योगों का स्थान बृहद उद्योग ले लेते हैं, और उत्पादन के साधनों पर कुशलतम वृद्धि की जाए, वह प्रक्रिया औद्योगिकरण कहलाती है। जबकि सोशल चेंजेस क्या है कि बदलते हुए परिदृश्य में समाज की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन होता है वह क्या कहलाएगा, सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है ना। अब इनके प्रभाव एक जैसे हैं, यही 10 नंबर का क्वेश्चन है। 5-7 नंबर में भी आ सकते हैं, 10 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और इसके अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे औद्योगिक समाज में वर्ग तथा वर्ग संघर्ष, वह हमारा अगला लेक्चर होगा। ये हमारा पहला लेक्चर है 4 यूनिट का। इसके पहले का अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और लेक्चर्स को देखें। धन्यवाद।